बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, हमने इसके अलावा इसकी जो दो एग्जांपल्स हैं उनको भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग के साथ अटैच किया था और उसको हॉरिजॉन्टली मूव किया था। और इसके अलावा जो सिंपल पेंडुलम है, इसकी मोशन को हमने ऑब्ज़र्व किया था कि ये क्या हैं, ये दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स हैं। आज हम इससे रिलेटेड कुछ इसकी टर्म्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। वी विल नाउ डिफाइन सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कनेक्शन विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिनका ताल्लुक़ है सिंपल हार्मोनिक मोशन से। अच्छा, ये टर्म्स को पेपर्स के अंदर भी इसको बाज़ वक़्त इनसे पूछा जाता है, इन टर्म्स के बारे में कि सेपरेटली पूछा जाता है कि इनको डिफ़ाइन करें। अच्छा, ये टर्म्स कौन कौन सी हैं? इसमें फ़र्स्ट आ जाती है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है? अब वाइब्रेशन मीन्स वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द बॉडी। क्या कि एक कंप्लीट राउंड वाइब्रेशन का, ठीक है, राउंड किसका? बॉडी का कंप्लीट राउंड मीन्स अगर आप इसमें एग्जांपल में जो मैंने एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल जो सिंपल पेंडुलम की थी वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। अगर आप इस फिगर को नोट डाउन करें कि देखें जो स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट वर्टिकल फॉर्म के अंदर है नीचे, ये इसका पॉइंट क्या है? ओ, ठीक है। अब क्या ओ पॉइंट से ऑब्जेक्ट का ए पोजीशन तक जाना, ए से दोबारा वापस आना और ए डैश तक जाना, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे ए डैश पे जाने के बाद दोबारा ओ पर आ जाना, मीन्स ये इसका एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होगा। O to A and then A to A dash and then A dash to O, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होगा। O से A की तरफ ऑब्जेक्ट गया और उसके बाद वो A डैश पर गया, डैश पे जाने के बाद वो वापस आ गया कहाँ? अपने सेंटर की पोजीशन के ऊपर, मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे इससे स्टार्ट हुआ, A की तरफ गया, वापस A डैश पे गया और दोबारा जब वो मीन पोजीशन पे आएगा, ये नहीं कि वो यहाँ पे रुक जाएगा, वो मूवमेंट होती रहेगी, पर हम यहाँ पे क्या कहेंगे? सिर्फ एक राउंड ट्रिप को, ठीक है ना, एक ट्रिप को हम क्या कहेंगे? हम क्या कहते हैं? ये एक इसकी वाइब्रेशन है, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से बताया गया कि फिगर में अंदर मैंने आपको थोड़ा सा ड्रा करके इसको आपको दिखाने की कोशिश की है। इट इज़ द मोशन ऑफ मास m फ्रॉम a बैक टू a और फ्रॉम a बैक टू a डैश, ठीक है ना। मास का जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जिसके अंदर मास है, वो a से o से a की तरफ मूव हुआ और फिर a से कहाँ पे गया? वो बैक टू a डैश, डैश a डैश की तरफ, ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ गया और फ्रॉम o टू a एंड a डैश टू एंड बैक टू O। अब A डैश से दोबारा वो किस जगह पे आ गया? O मीन पोजीशन के ऊपर। तो ये इसका क्या कहलाता है? एक राउंड ट्रिप, एक राउंड ट्रिप। इसे हम क्या कहते हैं? ये इसकी एक वाइब्रेशन है, एक वाइब्रेशन में, ठीक है ना, कि एक कंप्लीट जो साइकिल कह लो, जिसको हम साइकिल ही कह सकते हैं इसको, कि जो इसको हम कहेंगे वाइब्रेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टाइम पीरियड क्या है? It is a time required to complete one vibration or oscillation. The time period is measured in second. अच्छा, क्या कह रहे हैं कि टाइम जो होता है रिक्वायर्ड होता है, टाइम कितना रिक्वायर्ड है एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में, एक ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, ठीक है ना, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, वो इसका क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। भाई ऑब्जेक्ट जो मूव हुआ O से A की तरफ, फिर A से कहाँ गया? लेफ़्ट की तरफ, A डैश की तरफ, A डैश से दोबारा मीन पोजीशन O पर आ गया, ये एक वाइब्रेशन इसकी एक दफ़ा हुआ। अच्छा, इस वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम इसको लगा? तो ठीक है ना, उसको इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। अच्छा, इसकी भी कैलकुलेशन होती है, ये आप आगे चल के इसकी एग्जांपल्स और इसकी डेरिवेशन तो इसकी टाइम पीरियड की नहीं है, वो तो उसका एक सिंपल एक फार्मूला गिवन है। डेरिवेशन इसकी जो है आप अपने फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर आप लोग इसको ड्राइव करोगे
पर इसका फार्मूला गिवन है कि टाइम पीरियड को किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है ना। तो हम टाइम पीरियड किसको कह रहे हैं, एक वाइब्रेशन है उसको कितना टाइम कंज्यूम हुआ उसके अंदर, ठीक, ये क्या कहलाती है इसकी टाइम पीरियड। ये इसकी दूसरी टर्म्स है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। इट इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस एग्जीक्यूटेड बाय अ ऑसिलेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस हो जाती हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड के अंदर मतलब 1 यूनिट जो टाइम हो, 1 मिनट हो, 1 सेकेंड हो, 5 सेकेंड हो, ये फ्रीक्वेंसी को मेजर करना हो तो उसके अंदर जितने उसके क्या हो जाएंगे, वाइब्रेशन जो हैं वो कितनी वाइब्रेशंस हो जाएंगी उसके अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक टाइम के अंदर, फिक्स टाइम के अंदर, उसे हमें कहते हैं फ्रीक्वेंसी। दोबारा से बता रहा हूँ कि वाइब्रेशन 1 सेकेंड में जितनी वाइब्रेशंस यहाँ पर होंगी, एग्जीक्यूट होंगी, उनको हम क्या कहते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो उसको वाइब्रेशन पर सेकंड भी उसको कैलकुलेट किया जाता है, या साइकिल पर सेकंड कह लें। और पर इसकी जो लिए फ्रीक्वेंसी के लिए जो कॉमनली जो इसका यूनिट यूज़ किया जा रहा है वो होता है हर्ट्ज़, ठीक है ना, HERTZ, ये लास्ट में लिखा हुआ है, और इसकी जो शॉर्ट है वो है HZ है। फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है किसमें, हर्ट्ज़ के अंदर, किलो हर्ट्ज़, मेगा हर्ट्ज़, ठीक है। और एक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब एक टाइम के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट हुई, कितनी वाइब्रेट हुई, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई स्ट्रिंग हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का जो आपको ये यहाँ पे छोटा सा एक फार्मूला नज़र आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1/T। T क्या है, टाइम है, F और फ्रीक्वेंसी है। इनका जो आपस के अंदर रिलेशन है वो क्या है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। टाइम ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी, जितना टाइम कम होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। उसकी जो पिच है वो उतनी ज़्यादा हाई हो जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है टाइम कम के अंदर, टाइम ज़्यादा में फ्रीक्वेंसी भी लो होती है। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, ये रेसिप्रोकल है। अच्छा, फोर्थ जो उसकी टर्म है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट इन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एट द इंस्टेंट। एक जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, जिस तरीके से अगर हम इस फिगर के अंदर दोबारा देखें, जो ओ पोजीशन है ना, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। और अब जो ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है, ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है, ये इसकी क्या कहलाएगी, उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। एक डायरेक्शन के साथ होती है ना, तो इसको क्या हम डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिस्टेंस नहीं कहेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट है। इससे हम क्या कहेंगे कि ये कितनी इसने एक अपने मीन पोजीशन से मूव किया, जो इक्विलिब्रियम स्टेट से डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट कवर हुई, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये किसमें हो, किसके दौरान होगी, वाइब्रेटिंग बॉडी के अंदर, ठीक है ना। जो बॉडी जो है वो वाइब्रेट कर रही है, जैसे कि हमने जो शुरू में जो एग्जांपल देखी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो कि एक हॉरिजॉन्टली स्प्रिंग के साथ एक मास को बांधा गया और उसके बाद उसको डिस्प्लेस किया गया अपनी जगह से, उसको खींच के दूसरी तरफ हम ले गए। अब अच्छा, स्प्रिंग के अंदर तो एक उसके अंदर रिस्टोर फोर्स हुआ, पर वो अपनी मेन पोजीशन से जो नई पोजीशन तक गया है ना, तो वो क्या थी इसकी, वो उसकी डिस्प्लेसमेंट थी। और नेक्स्ट इसके अंदर इसकी टर्म है, ये लास्ट टर्म है, क्या है इसकी, एम्पलीट्यूड। इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है ना। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होती है किसी भी बॉडी की, या वेव फॉर्म में हो या सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो, कहाँ से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है, जो उसकी मीन पोजीशन होता है, वो क्या कहलाती है, इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है।
ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितनी होगी। ये जो आपको एरोज शो करवा रहे हैं ना, हम यहाँ पे अगर इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए मैंने तो वैसे यहाँ पे वेव्स को बनाया है, तो वेव्स आप देखें ऊपर नीचे हो रही हैं। ऊपर वाली साइड को कहा जाता है क्रस्ट, CRUST क्रस्ट, ठीक है ना, ऊपर वाली वेव्स को इसको कहते हैं क्रस्ट। और जो डाउनवर्ड्स हैं, जो नीचे की तरफ हैं, इनको हम कहेंगे ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। अब देखें ये क्रस्ट एंड ट्रफ। अब जो एक क्रस्ट है ना, ये मेन पोजीशन से लेके जो एरो आपको नज़र आ रहा है, ये जो इसकी हाइट है, इसको क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। ये चाहे वो ऊपर की तरफ हो, चाहे वो नीचे डाउनवर्ड हो, या नीचे वाला जो आप देख लें एरो, ये जितना हो रहा है, ये जो इसकी हाइट या इसकी जो नीचे की तरफ डेप्थ है ना इस वेव की, कहाँ से, मेन पोजीशन से, इसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड कहलाती है। और वैसे आपको बताता चलूँ कि ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ का जो सिंबल होता है वो लैम्डा होता है। पर ये आगे आपके वैसे टॉपिक के अंदर आ जाएगा, पर मैंने अभी ये सिर्फ फिगर बनाई हुई थी, इसलिए मैंने आपको इसका जिक्र कर दिया वेवलेंथ का, कि जो डिस्टेंस होता है दो क्रस्ट के दरमियान में, ऊपर जो बनी हुई है ना दो क्रस्ट, एक ऊपर बनी फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई दूसरा क्रस्ट, फिर तीसरा क्रस्ट, तो ये जो दो क्रस्ट के दरमियान में, बिटवीन टू क्रस्ट, इसका क्या डिस्टेंस जो कहलाता है वो कहलाता है वेवलेंथ। इसी तरीके से जो नीचे बिटवीन टू ट्रफ के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ये भी वेवलेंथ कहलाती है, ये इसकी वेवलेंथ कहलाती है। वेवलेंथ का यूनिट क्या है, लैम्डा। तो ये बेटा आपको मैं समझा रहा था एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या है, इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ से, मेन पोजीशन से लेके हाइट तक, जितनी भी फुल हाइट तक जा रही है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अच्छा, एम्पलीट्यूड का भी आपको नज़र आएगा, ये तो मैंने वेव्स थोड़ा फासले पर डिस्टेंस पे बनाई है ना, अगर ये जितना क्लोज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज़्यादा हाई होती है, उसकी साउंड जो होता है ना वो थिन हो जाता है। बहरहाल ये तो खैर आगे आपको चल के आप देखेंगे इसको, सिंपल अभी तो आपको बताना सिर्फ क्या था कि एम्पलीट्यूड का। ठीक है बेटा, ये आप मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो टर्म्स थी 5, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेट करती थी, ये आपको क्लियर करनी थी। और इंशाल्लाह बेटा फिर हम नेक्स्ट टाइम से दोबारा हम आपको भी न्यू लेक्चर आपको डिलीवर करेंगे न्यू टॉपिक के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको कुछ क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और तो इसमें से अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो उनको नोट डाउन कीजिएगा, और इंशाल्लाह हम क्लास के अंदर या दोबारा कभी मौका मिले तो दोबारा डिस्कस कर लेंगे, और एक आपको मैं ये मज़ीद डिस्कस करने के बाद आपको क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।